गुड मॉर्निंग। सुनिए, फर्स्ट सेम का बच्चे लोग अभी सोच ही रहे कि कॉलेज में एडमिशन होगा तब पढ़ेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा नहीं होगा कोई ठीक नहीं ना। पहला बात ये कि जो अकाउंट्स हम लोग सीखे क्लास 12 में, जो बच्चे लोग थोड़ा सा सीबीएसई नहीं, सीबीएसई का कोई वैल्यू नहीं है, वैसा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। जो बच्चे लोग और आईसीएस वाले थोड़ा सा अपग्रेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं ना बीकॉम में, तो बीकॉम में हम लोग ये सोच के पढ़ें, बीकॉम हम लोग ऑनर्स पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑनर्स का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। ऑनर्स का मतलब होता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स का लेवल डिफरेंट है, सीधा ये समझिएगा कि लेवल डिफरेंट है। जैसे हम लोग हंसते खेलते हुए 11-12 पढ़ते हैं, उस तरह का लेवल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अकाउंट्स का जिसको बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड लेवल, ये कि स्टैंडर्ड लेवल में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर का जो पैटर्न रहता है, पेपर का स्टैंडर्ड रहता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब ये क्लास 12 की तरह प्रेडिक्टेड पेपर नहीं रहता है कि इस बार रिटायरमेंट ही पूछेगा 10 नंबर का, इशू ऑफ सर शेयर्स ही पूछेगा 4 नंबर का, कैश फ्लो में ऐसे ही सम्स आता है। ये कहानी नहीं रहता है, ठीक है। इन शॉर्ट कि जो लेवल है वो डिफरेंट है, पहले बता दें आप, ठीक है। लेवल डिफरेंट है इन द सेंस कि ये नहीं बोल रहे हैं आपको डरा दे रहे पहले क्लास में, ये बात नहीं हो रहा। मतलब हम लोग पहले से सजग रहेंगे। एग्ज़ाम होता है तो बहुत बढ़िया, एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो भी हम लोग यदि ऑनर्स पेपर एक सेमेस्टर जब अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है, बात करें, एक सेमेस्टर जब अच्छी तरीके से सीखेंगे तो ही हम लोग अगला सेमेस्टर या उसके अगले सेमेस्टर में इसका यूज़ कर पाएंगे। यदि ऐसा लगेगा ना कि नहीं सर एक सेमेस्टर जाने दीजिए, एनी हाउ मैनेज कर लेंगे, कर सकते हैं, बच्चे लोग ऐसा करेंगे, बहुत सारे बच्चे लोग। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ेंगे ना, उनको बहुत दिक्कत होगा। आपको पता नहीं होगा कि कुछ दिन पहले स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में PWC का कुछ वैकेंसीज निकला था। तो मेरा बहुत सारा पुराना बच्चा लोग CA पास करके उसमें जॉब करता है, तो उसमें हमको उसका एक फ़ोटो भेजा था। उसमें लिखा हुआ था 2021 पास आउट स्टूडेंट्स आर नॉट नीडेड टू अप्लाई। मतलब 2021 में जो बच्चे लोग पास आउट हुए हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कोविड वाले पीरियड में जो सबसे ज़्यादा यदि ये अफेक्ट किया है तो वो है स्टूडेंट लोग। टीचर लोग का क्या है, टीचर लोग ठीक है थोड़ा कमाई इस बार कम हुआ, अगली बार कमा लेंगे ना। लेकिन आप लोग के ऊपर ना जो अच्छे बच्चे हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। इसका मतलब आप सीख के रखिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको परफॉर्म करने का जरूरत पड़े, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जॉब में जाए तो हो सकता है आप रेगुलर रिटन टेस्ट लेंगे। अब उससे इम्पोर्टेंट बात यदि जो बच्चे लोग हायर स्टडी करने को सोचेंगे, हाँ, जो बच्चे सोचेंगे CA पढ़ेंगे, MBA पढ़ेंगे या और भी कुछ हायर स्टडी करेंगे, उन लोग के लिए बेस यदि में स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है तो आप टिक नहीं पाइए, क्योंकि आप अकेले बच्चे नहीं हैं, आप अकेले बच्चे नहीं हैं ना। लाखों लाख बच्चे लोग हैं, जगह कम है ना, सीट कम है, जॉब का वैकेंसी कम रहता है, तो आपको अपने आप को रेडी करके रखना पड़ेगा। और अकाउंट्स जैसे हम आपको बताएं, अकाउंट्स का लेवल एकदम डिफरेंट है ऑनर्स पेपर। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको ना एकदम स्टार्टिंग से बताते हुए जाएंगे, एकदम बेसिक से। हम ये सोच के आपको बताते जाएंगे कि आप अभी इससे पहले कभी कुछ सीखे ही नहीं, इससे पहले कुछ सीखे नहीं। और एवरी चैप्टर का जो मार्क्स कवरेज जो अलग है, जैसे आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यदि ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो पेपर का पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इसी चैप्टर से पूछेगा, ठीक है। तो कॉपी आप लाए ना सर, इसी कॉपी लाए आप, अच्छा, तो इसी
ऋषि सोचा हुआ सर आज मिलेंगे थोड़ा कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे ना ऋषि का पार्टी में ड्यू है बहुत, कितना बार चिल्ड्रन डे बीत गया उसको कुछ खिलाए पिलाई नहीं ना ऋषि। अच्छा इस बार खिलाएंगे। हाँ आज अपना डेट है 16 अगस्त 2020। पिछले बार हम स्टार्ट किए थे 11 अगस्त, पिछले बार फर्स्ट सेम स्टार्ट हुआ था 11। आपको एग्जाम मार्च में होगा, ये ध्यान रखिए, एग्जाम मार्च एंड में होगा या मार्च तक में खत्म हो जाए एग्जाम, क्योंकि ना 6 मंथ टाइम यूनिवर्सिटी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी देख ही आप लोग का ये भी नहीं निकला है, क्या बोलते हैं इसका, मेरिट लिस्ट निकलते एडमिशन होते होते सितंबर चला जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ का, और फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है ना 6 मंथ चाहिए होगा, नहीं तो वो आप कवर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम 99% चांस मार्च में होगा, और जैसा सिचुएशन चल रहा उसमें मान लीजिए फिर से कोविड का 3rd वेव आ गया, हाँ सब कुछ बंद हो गया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तब ऐसे बोलेगा ठीक है फर्स्ट टाइम जाओ पास ना, ऐसा हो, तब उस केस में ऐसा हो सकता है। देखिए हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर का जो मार्क्स कवरेज है जो मार्क्स ये चैप्टर कवर करता है 5 मार्क्स। पेपर का पहला क्वेश्चन, ये जो हम स्टार्टिंग में 2-3 क्लास पढ़ाएंगे उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर से रहेगा। बहुत बार सेम क्वेश्चन भी मिलेगा, बहुत बार सेम पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और जितना हम करवाएंगे क्लास में और जो स्टडी मटेरियल हम देंगे उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना। आलतू फालतू बुक सब जिसके पास ज़्यादा पैसा हमको दे देना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब जमा कर लेंगे। ठीक है, हाँ आलतू फालतू बुक सब मत खरीदिए, क्योंकि कोई भी बुक फास्ट कोई भी बुक जो है आपके सिलेबस के अपडेट में नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है। ये मोटा मोटा बुक लोग बना के छाप के देगा, तभी ना मोटा बुक रहेगा, तभी ना आप बोलेगा हाँ 800 रुपये दाम है दे दीजिएगा। अब बुक इतना पतला रहेगा 800 मांगेगा तो आप नहीं दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मार्केटिंग का खेला है। देखिए बहुत सारे बच्चे लोग 12 में खरीदेंगे TS ग्रेवल, प्रभु ले घूम रहा था, पूछो कितना पलट के पढ़ा उसको, और कभी कभी कोई फोटो खींच कर भेजता था हमको, सर ये कैसे होगा, और यूज नहीं ना किए नहीं यूज मतलब उस बुक से तो हाँ, और हम क्लास में लिखा देते थे, नोट्स देते थे, उसी से होता था। चलिए आइए फास्ट देखिए, सबसे पहले हम अपने बच्चे लोग को सिखाएंगे सबसे पहला बात कि मॉडर्न रूल। ये बहुत बच्चे लोग सीखे नहीं होंगे, ट्रेडिशनल रूल ही पढ़े होंगे। ट्रेडिशनल रूल भी इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या मॉडर्न रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। एकदम बेसिक्स, जैसे मैं आपको बताएं ना कि हम ये सोच के आपको पढ़ाना शुरू किए हैं कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम स्टार्टिंग से जितना बात सिलेबस में है सारा बात बोलेंगे, ये कोई बात सिलेबस के बाहर का नहीं है। सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जो मॉडर्न रूल है, जैसे अपने लोग ना, जैसे खास करके जो अपने HS वाले बच्चे लोग हैं वो लोग तो क्लास 11 में ही सीखे होंगे कि 3 तरह का अकाउंट्स होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ना। वाजपेयी जी आप यही सीखे थे ना? जी सर। ठीक, तो हम लोग भी ऐसे ही सीखते हैं, हम भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। इसमें कोई कैसे पढ़ाता उसका डिस्कशन नहीं है। लेकिन अब जैसे हम लोग आगे अकाउंट्स पढ़ते जाएंगे ना, तो अभी एक नया अकाउंट्स आ चुका है
हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। नया अकाउंट्स का नाम है, उसका नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS, ठीक, उसी को देखकर इंडिया में एक स्टैंडर्ड बन रहा है, बहुत सारा बन चुका है, जिसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब हो सकता है कि आप लोग जैसे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आप लोग को इंड AS पढ़ना पड़े, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंड AS बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही इंड AS बोलते हैं। अच्छा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लिखा जा रहा है या जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सारा ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एकदम करेक्ट है, वो पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। लेकिन जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी आ रहा है, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका मॉडर्न रूल्स के ऊपर बेस्ड है, उसमें मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली ही सारा बात एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, अकाउंट्स कितने तरीके का होता है, और यहाँ का गोल्डन रूल क्या है इसका। जैसे हम लोग गोल्डन रूल पढ़े होंगे ना, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर सब पढ़े होंगे। यहाँ इसका गोल्डन रूल क्या है, ये बात हम लोग पहले आपको समझाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट्स को हम लोग 5 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। अकाउंट्स को हम लोग कितने बार में क्लासीफाई करेंगे? 5 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। जो फर्स्ट अकाउंट है उसका नाम है असेट्स। ये ज़्यादा और सिंप्लीफाइड अप्रोच है। आप देखिएगा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ रहा है बहुत सिंप्लीफाइड है। बहुत सिंप्लीफाइड मतलब ज़्यादा, ट्रेडिशनल तो ठीक ही था, ट्रेडिशन से बोला था रियल है, हाँ, यहाँ पर रियल वेल कुछ नहीं बोला है। यहाँ बोला कि पहला अकाउंट, पहला क्लासिफिकेशन है असेट्स, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन का नाम है लायबिलिटीज। थर्ड क्लासिफिकेशन का नाम है कैपिटल। फोर्थ क्लासिफिकेशन का नाम है रेवेन्यू एंड फिफ्थ का नाम है एक्सपेंसेस। फिफ्थ का नाम है एक्सपेंसेस। जैसे अपने लोग जर्नल एंट्री देखिए स्टार्टिंग में पढ़ते हैं लोग ना, हम लोग देखिए स्टार्टिंग में सीखते हैं क्लास 11 के स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री। यदि आप माने अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, हाँ, और भी जो ज़्यादा डेवलप कंट्री है वहाँ चले जाइए, वो लोग फर्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्री नहीं पढ़ता है, वो लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कहने का मतलब क्या, वो लोग ज़्यादा लॉजिकल है? तो आंसर है कि नहीं, इंडिया से अच्छा पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं। और हम लोग जितना अच्छा तरीका से पढ़ते हैं वर्ल्ड में, इतना अच्छा तरीका से कोई नहीं पढ़ता। आप इंडिया का CA बन जाते हैं तो आप वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडिया में कोई भी डिग्री ले लेते हैं, हायर डिग्री, ग्रेजुएशन वाला तो नॉर्मल है, बेसिक हो गया ना, माने जो हायर एजुकेशन का डिग्री कोई भी आप इंडिया में लेते हैं तो उसका पूरा वर्ल्ड वाइड उसका इम्पोर्टेंस है। पर अमेरिका से यदि आप मान लीजिए पढ़ के आ जाते हैं CA इंडिया में, तो यहाँ से आपको भगा देगा, इसका कोई वैल्यू नहीं जाओ, ठीक है। पर यहाँ से क्योंकि यहाँ CA पढ़ने में टाइम लगता है। आज आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी आपको 5 साल 7 साल टाइम लग जाएगा, और मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट है तो 10 साल भी लग सकता है, हाँ, पढ़ने में टाइम लगता है, सीधा बात है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वही ज़्यादा लॉजिकल है, वो लोग जो पढ़ता है वो थोड़ा सा और भी पढ़ाई को ईजी करके पढ़ता है वो लोग, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग वाला ही ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न रूल्स, अच्छा एक चीज़ और बता दें, अकाउंट्स का जो भी कॉन्सेप्ट है कोई भी इंडिया का देन नहीं है। आप लोग जो पढ़े होंगे ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो भी इंडियन का देन नहीं है। आप नाम सुने होंगे, फ्रा लुकास पासोली, हाँ, फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, 1494 में ही वो लिख दिए थे ये सब ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। 15वीं सेंचुरी में ही बताए थे, मैथमेटिशियन थे।
ऐसे जो डबल अकाउंटिंग से मॉडर्न अकाउंटिंग है, ये भी IFRS पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग ही स्टार्ट किए, वो लोग ही पहले फॉलो किए। उन लोग को फॉलो करने के बाद लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, वो लोग किसके ऊपर प्रेशर डालना चालू किया, इंडिया के ऊपर। क्यों भाई, इंडिया क्यों चेंज करेगा अपना? क्योंकि इंडिया में जो कंपनी चलता है, वो कंपनी जो पैसा लगा हुआ है उन लोग का लगा हुआ है। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो बाहर वाले लोगों का लगा हुआ है। आज सुबह उठ के आप टेस्ट करें, चाहे आप कपड़ा पहने, चाहे आप प्रोजेक्टर में क्लास करें, चाहे आप पेन से लिखें, इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट्स है सब किसका है? उसमें इन्वेस्टमेंट्स बाहर वाले लोगों का है। ठीक है, मान लो सुमित एक बिजनेस चलाता है, सुमित का बिजनेस में पैसा हम लगाए हैं और हमको सिर्फ आता है हिंदी और कुछ नहीं आता है। वो हमको ना जो हिसाब लिख के देता है, बंगला में लिख के देता है, बताओ तो मेरा उसका झमेला होगा कि नहीं? होगा ना। सेम बात, मतलब हम लोग उसको अकाउंट्स लिख के दे रहे हैं, पैसा उन लोग का लगा हुआ है और हम लोग अपने हिसाब से लिख के दे रहे हैं जो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो जाहिर सा बात है वो लोग प्रेशर देना चालू करेगा कि आप जो बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग नहीं लगाएंगे पैसा। तो अब उनका बात समझने के लिए, जैसे सुमित यदि हमको खुश करना चाहेगा तो कैसे करेगा? वो हिसाब को हिंदी में लिख के हमको दे देगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ का कंपनी यदि बाहर वाले इन्वेस्टर को यदि सेटिस्फाई रखना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? जो न्यू अकाउंटिंग रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो न्यू अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें अकाउंट्स का क्या कितना पार्ट है? एक असेट्स हम लोग जानते हैं, इसलिए असेट्स को लेकर ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। हम किसी दूसरे पॉइंट में कुछ क्लासिफिकेशन सिखा देंगे। असेट्स का मतलब सिंपल भाषा में कोई बात करे, असेट्स का मतलब जिसको बेच के पैसा लाते हैं वो एसेट्स। ठीक है, उसमें दो तरीके का होगा, हम थोड़ी देर बाद आएंगे उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। लायबिलिटीज का मतलब ऐसा चीज जो बिजनेस पे करेगा, जो बिजनेस को क्या करना है? पे करना, लायबिलिटीज हो गया। कैपिटल का मतलब ओनर कंट्रीब्यूशन, जो ओनर है वो जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब इनकम, रेवेन्यू का मतलब इनकम, सेल्स भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है और भी कोई इनकम हो सकता है, सभी को मिलाकर लोग बोलते हैं उसको रेवेन्यू। एंड एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस। ठीक है, देखो ये दोनों का, ये रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये कैपिटल में ऐड होता है, ये कैपिटल में ऐड होता है। इसका देखा जाए जो जैसे पता है जो फॉरेन कंट्री जो पढ़ते हैं कैसे देखा जाए तो लोग क्या पढ़ेगा? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन लोग बोलता है, तो लोग अकाउंटिंग इक्वेशन ही पहले पढ़ता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जर्नल। इसका मतलब यदि कोई मॉडर्न रूल्स है, यदि इसका रूल्स देखना चाहे कि सर इसका गोल्डन रूल क्या है, इसका रूल्स क्या है अकाउंट लिखने का, ठीक है, अब लिखते जाइए, सारा नोट्स लिखते जाइएगा। रूल्स फॉर जर्नल, रूल्स फॉर जर्नल, इसका जर्नल का रूल्स क्या है? तो हम दो कॉलम करेंगे। हम एक कॉलम का नाम रखेंगे हम इंक्रीज और एक कॉलम का नाम हम रखेंगे डिक्रीज। मॉडर्न रूल बोलता है कि देखो असेट्स का डेबिट नेचर होता है। यदि असेट्स इंक्रीज होता है तो उसको हमेशा क्या करना? उसको हमेशा डेबिट करना। ठीक है, और असेट्स यदि डिक्रीज होता है तो उसको क्या करना? उसको क्रेडिट करना। यदि हम आपसे पूछें कि असेट्स इंक्रीज कब होता है, तो एक ही केस इंक्रीज होता है, जब आप कोई नया एसेट परचेज करिएगा तो ही सिर्फ वो इंक्रीज करता है। अच्छा, डिक्रीज कब होता है? या तो सेल कर दीजिए या फिर क्या चार्ज करें इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका असेट सिंपल कॉन्सेप्ट है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट होगा, कमता है तो क्रेडिट होगा। देखिए कितना सिंपल लॉजिक बताया। बोला कि देखो असेट्स का ठीक उल्टा क्या होता है? लायबिलिटीज, मतलब रिवर्स है उसका। तो लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाए, लायबिलिटी यदि आपका इंक्रीज कर जाए तो क्या करेंगे उसको हम लोग?
क्रेडिट कर लेंगे, और डिक्रीज कर जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, लायबिलिटीज इंक्रीज कैसे कर सकता है? तो सिंपल सा बात है, आप गुड्स खरीद में, हाँ गुड्स खरीदिए आप क्रेडिट में, जैसे आप गुड्स क्रेडिट में खरीदिएगा आपका लायबिलिटीज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। अच्छा, आपका लायबिलिटी डिक्रीज कैसे कर सकता है? पे ऑफ कर दीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, सेम बात कैपिटल का भी है, सेम चीज, क्योंकि कैपिटल भी अपना लायबिलिटीज का ही रोल प्ले करता है, ठीक है। कैपिटल में हम लोग इंक्रीज का मतलब क्रेडिट एंड डिक्रीज का मतलब डेबिट। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है। जब भी इनकम क्रेडिट नेचर होता है, इनकम बढ़ने से, इनकम होने से उसको हमेशा क्या करेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इनकम कभी कम होता है, अच्छा इनकम कम कैसे हो सकता है, इनकम डिक्रीज कैसे करेगा? तो देखिए जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, नहीं जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, सेल्स इनकम है और सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न होने से इनकम आपका ड्रॉप कर गया ना। जैसे आप सेल किए 1 लाख रुपए का, तो आपका सेल 1 लाख रुपए का मतलब रेवेन्यू 1 लाख रुपए का हुआ। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली सेल्स क्रेडिट होगा क्योंकि इंक्रीज किया। अब बेचा हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न हो गया, क्योंकि आपका क्या कम हो गया, आपका जो सेल्स था कम हो गया, इसीलिए उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, ठीक है। एंड एक होगा हम लोग का एक्सपेंसेस, ये क्या होगा हम लोग का, एक्सपेंसेस का डेबिट नेचर होता है। इसका मतलब जैसे एक्सपेंस को इंक्रीज करे या कोई एक्सपेंस आप करते हैं तो डेबिट, कोई एक्सपेंस यदि कमता है तो क्रेडिट, ठीक है। ये कहानी अपना किसका है, ये कहानी अपना मॉडर्न क्लासिफिकेशन का कहानी है। वो लोग इस अभी मॉडर्न रूल्स हम लोग इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे। हम भी क्लास में हो सकता है बहुत जगह पढ़ाते समय आपको बोलेंगे इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल अप्रोच है, फिर से को समझा दे रही। असेट्स को हम लोग ऐसे समझते हैं, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। असेट्स इंक्रीज करने से उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज करने से उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज रिवर्स है उसका, लायबिलिटीज कभी आपका इंक्रीज कर जाए, आपको लगे कि लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। एंड कमने से हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल इंक्रीज करने से, कैपिटल इंक्रीज मतलब ओनर यदि कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करता है तो कैपिटल इंक्रीज करने से क्रेडिट होगा, एंड डिक्रीज करने से क्या होगा, डेबिट होगा। इनकम के केस में इनकम जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम कमेगा तो डेबिट। एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट नेचर, जैसे कोई एक्सपेंस करते हैं डेबिट, एक्सपेंस करने का मतलब ही हो तो उसको कहाँ लिखना है, उसको डेबिट में लिखना है। इनकम होने का मतलब उसको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये बोलता है कि देखो इनकम क्रेडिट में लिखते हैं, इनकम सारा हम जो बनाते हैं ना फाइनल अकाउंट तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। इनकम क्रेडिट नेचर, एक्सपेंसेस क्या नेचर, डेबिट नेचर। तो जैसे ही आपका एक्सपेंस होता है डेबिट करिए, जैसे आपका इनकम होता है उसको क्या करिए, क्रेडिट करिए। एकदम क्लियर। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 आइए, क्या नाम, अरे 10:30 बजे जल्दी जा, टाइम पे राजधानी लेट होता है। चलिए कोई बात, बैठिए, सामने आइए, सामने वो फाका आ जाइए ना, अभी तो एडवर्टाइज कर दीजिएगा, तो फाका चल रहा, हाँ सबको बोल दीजिएगा। आप बैठ जाइए ना, हाँ थोड़ा सा कॉपी कर, फास्ट। हाँ सब सोशल डिस्टेंसिंग मत घबराइए। ये थोड़ा सा हम लोग तो एक मिनट देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए थे कि मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। उसमें अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किए। एक का नाम रखे असेट्स, एक का नाम रखे लायबिलिटीज, एक का नाम है कैपिटल, एक का नाम रेवेन्यू, एक का नाम एक्सपेंस, ठीक है। एसेट्स का 5 डिवीजन है, सॉरी अकाउंट्स का 5 डिवीजन है। जैसे हम लोग कभी बचपन क्लास में पढ़े होंगे, अकाउंट्स का 3 पार्ट होता है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। इसी का स्टैंडर्ड वर्जन है, अभी मॉडर्न अकाउंटेंसी में लोग ये चीज़ पढ़ते हैं।
इसमें रूल्स बताए थे, असेट्स इंक्रीज होने से डेबिट करेंगे, डिक्रीज होने से क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज के केस में इंक्रीज का मतलब क्रेडिट, डिक्रीज का मतलब डेबिट। कैपिटल यदि आपको इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। रेवेन्यू मतलब इनकम में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। एंड एक्सपेंस के केस में उल्टा, इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। ठीक है, आइए कॉपी निकालिए, एक पे जगह छोड़ के लिखना चालू करिएगा आप लोग। हम आपको बताएंगे सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का नेचर कैसा है, मतलब अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं हम लोग उसका नेचर क्या होता है। तो लिखिएगा अकाउंटिंग, देखिए फिर एक्सप्लेन, एक एक वर्ड पे हमने बता देंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying, summarizing, and interpreting financial data और फिनेंशियल डेटा। अच्छा, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब एक कला है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब लिखना, लिखना मतलब जर्नल लिखना, यहाँ रिकॉर्ड का मतलब जर्नल लिखना। क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? क्लासिफिकेशन का मतलब लीजिए मत बोलिए, क्लासिफिकेशन का मतलब हम लोग ना उसमें इनकम कौन सा है, एक्सपेंस कौन सा है, उसको क्लासिफाई कर लेंगे। तो उसमें एसेट्स कौन सा है, लायबिलिटीज कौन सा है, उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। फिर उसको ना समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब उसको ऐड करना, मतलब इनकम टोटल कितना है, एक्सपेंस टोटल कितना है। इनकम एंड एक्सपेंस को जब हम लोग आपस में उसका डिफरेंस निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। मतलब आप उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब पूरा अकाउंट्स 1 2 3 4 वर्ड के पीछे ही घूमता है। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में सबसे पहले सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उसको नेचर के अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको समराइज करना पड़ेगा। एंड समराइज करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद लिखेंगे, लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, इट हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका उद्देश्य क्या है? इट हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला नंबर 1 सिस्टमेटिक recording of transactions। इसका फर्स्ट उद्देश्य है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए। दूसरा उद्देश्य है इसका, उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्ट्स, ascertainments of results of above recorded transactions। ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं उस ट्रांजेक्शन का क्या ऑब्जेक्ट्स है ये आपको बताना है। फिर थर्ड ऑब्जेक्ट है इसका
ascertainment of financial position ठीक है, एंड नंबर लास्ट providing information to its users. ठीक है, ये 4 मोटिव है इसका। फर्स्ट मोटिव क्या बताएं? ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से लिखना। सेकेंड, उस जो लिखा हुआ ट्रांजैक्शन से क्या एसरटेन करना, उसका रिजल्ट्स निकालना। थर्ड, एसरटेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन कैसे बताइए? हाँ, प्रॉफिट या लॉस या कंपनी का बैलेंस शीट बना कर बता दीजिए। एंड लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स, आपसे जो रिलेटेड पर्सन है, जो आपका इन्फॉर्मेशन यूज करता है, उसको भेजिए। ठीक है, देखिए, अच्छा जानते हैं अकाउंटेंसी का लिमिटेशंस क्या है? ऐसा कौन सा चीज है जिसको अकाउंट्स नहीं लिख सकता है? आप लोग पढ़े होंगे, कोई बच्चा बताइए। गुडविल को क्यों नहीं लिखेंगे? गिफ्ट कौन देता है आजकल, देखते हैं ना। ना अभी रिसेशन टाइम में गिफ्ट कहाँ? ऐसा कुछ बताइए। गिफ्ट ठीक है, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो तो रूल्स है, उसके ऊपर पढ़ाएंगे। आज नहीं हो पाएगा, वो जब हम पढ़ाएंगे तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, वो सब बेसिक्स है, उसमें डिस्कस करेंगे। बताइए, वाजपेयी जी बताइए, घबराइए मत। पहला बात, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, ऐसे डिस्कस करिए। हम किसी का टेस्ट नहीं ले रहे, सीधा बात। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स में हम लोग उसी चीज को नहीं लिखते हैं जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है। आप देखिए, साक्षी ना करोड़ों रुपए का बिजनेस चलाती है, आप लोगों को पता नहीं, हमको बोलती है फोन करके। अच्छा, जो करोड़ों रुपए का बिजनेस चला रही है, उसके पास तो करोड़ रुपए का एसेट बिजनेस है। जो इतना बड़ा बिजनेस कंट्रोल करता है, उसका दिमाग कितने करोड़ का होगा बताओ ना। लेकिन वो दिमाग को कहीं लिख के रखती है, मेरा दिमाग का दाम है 2 लाख रुपया, लिख के रखिए कहीं पर, बिकॉज उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते। अकाउंट्स में ऐसा कोई भी चीज, देखिए अगर जैसे मान लीजिए रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है, जब धीरू अंबानी भी सो रहा होगा, तो 11 बजने वाला उसका बेटा सो रहा होगा, या उठ के एक्सरसाइज कर रहा होगा, या हेल्दी ड्रिंक सब ले रहा होगा, उसके बदले उसके कितने सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सुबह उठ के ही काम में लग गया होगा ना। इसका मतलब वो जो बनाया इतना बड़ा बंगलो, वो उसका एसेट नहीं है। उसका एसेट को कौन है? उसका एसेट वो स्टाफ है उसका, जब वो सोता है तो भी वो लोग काम करता है। इसका मतलब उसका ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका इन टर्म्स ऑफ मनी उसका वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को नहीं लिखते। ठीक है। दूसरा, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड नहीं होता है। पेट्रोल 90 रुपये था, 100 रुपये हो गया, उसमें अकाउंट्स क्या करेगा? 103 नहीं, उसमें अकाउंट्स क्या करेगा? कल 110 हो जाए तो उसमें अकाउंट्स कुछ कर सकता है उसमें। इसका मतलब लिमिटेशन है। अकाउंट्स का इन दो बातों से कोई लेना देना नहीं है। पहला इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, ये अकाउंट्स एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये इसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट को पकड़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अकाउंट्स में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है। इसका लिमिटेशंस 2 बताएंगे हम आपको, एग्जाम में कोई पूछता है 2 बात भी लिखना है आपको। इट इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उसको आप अकाउंट्स में लिख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इसको आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख नहीं सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, इट इग्नोर्स इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन का मतलब जो महंगाई बढ़ता है, ठीक है, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस अकाउंट्स का भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पेट्रोल जैसे कल 90 रुपये था, आज बच्चा बोला 103 रुपया है, तो आप 103 का एंट्री लिखिएगा, खत्म। 90 क्यों था, 103 क्यों हुआ, इन दोनों के बीच का गैप है, इसका एक्सप्लेनेशन कभी अकाउंट्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 बात बताएं अभी तक आपको। तीसरा बात आपको बताएंगे अकाउंटिंग साइकिल। जानते हैं अकाउंटिंग साइकिल किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ट्रांजैक्शन का पहले बुक कीपिंग करना। बुक कीपिंग जानते हैं आप लोग? भूल गए सब? प्रभु बुक कीपिंग जानता है ना? भूल गया? भूल गया, अच्छा किया, जानता है, राजू सर भी पढ़ा देना। बुक कीपिंग मतलब ट्रांजैक्शन को रफली लिखना, ट्रांजैक्शन को रफली लिखना। एक हम लोग जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जर्नल का खाता खोलें और सब लिखना चालू किए, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी ट्रांजैक्शन होता है एक हम लोग एक रजिस्टर बनाते हैं, उसमें डेट के अकॉर्डिंगली सब लिखा रहता है। बना सेल इतने का हुआ, परचेज इतने का हुआ, इतना पैसा इसको दिए, इतना पैसा इससे लिए, वो सारा डेट के अकॉर्डिंगली लिखा रहता है, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। उसी बुक कीपिंग को देखकर हम लोग बनाते हैं जर्नल। जर्नल में ध्यान रखा जाता है कि जर्नल डेट के अकॉर्डिंगली होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल होता है। उसी जर्नल से हम लोग बनाते हैं लेजर। उस लेजर का बैलेंस करके बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं हम लोग, उस ट्रायल से बनाते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। देखिए यही प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ठीक है, क्लासीफाइंग में ट्रायल बैलेंस भी क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, उसको ऐड कर लिए, समराइजिंग, और फिर उसको क्या करते हैं फाइनल अकाउंट में ले जाकर उसको हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। जर्नल से लेजर, अच्छा बुक कीपिंग वर्ड हम लोग यूज नहीं करते अकाउंटिंग साइकिल में, बिकॉज बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है अकाउंटिंग वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता नहीं है, वो जस्ट रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं और एक साल में एवरी ईयर बनाएंगे, इसलिए इसका नाम होता है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा पोथा निकालेगा पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी पूछ दिएगा आंसर लिख देगा, राजीव सर नहीं पढ़ाए। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल। The process of recording journal, comma, journal to ledger, comma, ledger to trial balance। अच्छा ध्यान सुन लीजिएगा, जो ट्रायल बैलेंस हम लोग पढ़ते हैं या हम भी कभी क्लास में पढ़ाए होंगे, प्रैक्टिकली उस तरह का ट्रायल बैलेंस कभी नहीं बनता है। उसको हम बोलते हैं फ्री हैंड ट्रायल बैलेंस। ऐसे ही फ्री हैंड है, बच्चे लोग दिए हैं पता बनाओ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कभी भी उस तरीके से नहीं बनता है जैसे हम लोग कहीं पढ़ते हैं क्लास में। ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब जर्नल होगा, वो जर्नल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेजर में, एंड उस लेजर को किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली हम लोग पढ़ते बहुत कुछ बताएं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग कभी उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रायल लेजर टू ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस टू फाइनल अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। इसको बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। और एवरी ईयर आपको ये अकाउंटिंग साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा, एवरी ईयर हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपसे आपके साथ हम बात करने वाले हैं। अभी तक 3 बात हम कर चुके हैं, एक
मॉडर्न क्लासिफिकेशन, सेकेंड अकाउंटिंग का डेफिनेशन, वो आप लोग को आता था, बस उसमें खाली लिमिटेशन वाला बात ध्यान रखिएगा। एक जाइए एग्जाम में पहला क्वेश्चन, फिर 4 नंबर का एग्जाम्स, 1 नंबर का एक थ्योरी चिपका रहेगा, राइट टू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिख दीजिएगा, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल बहुत सारे बच्चे लोगों को नहीं पता होगा। अकाउंटिंग साइकिल पता है, जनरल से लेजर, लेजर ट्रायल, लेकिन प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करेंगे ऐसे लिखिएगा, ठीक है। फोर्थ हम आपके साथ बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। जानते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सिंपल भाषा में हम आपको बताएं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है सिंपल भाषा में। तो सिंपल भाषा ये है कि अकाउंटिंग डेटा, जिस डेटा को लेकर हम लोग जर्नल लिखते हैं, जिसको लेकर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन का डेटा होता है वही डेटा कहलाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का अपना कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब उसमें कुछ न कुछ बात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइए पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड लिखना था, फैक्ट एंड फिगर्स, द फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड accounting information. It has the following characteristics. इसका ये सब कैरेक्टरिस्टिक, इसका इनके पास ये सब कैरेक्टर होना चाहिए डेटा के अंदर, ये सब कैरेक्टर होना चाहिए। पहला, देयर मस्ट बी वन सेंडर एंड वन रिसीवर। सबसे पहला बात, डेटा जो आपको दिया आपको मिला है ना, उसका कोई ना कोई सेंडर होना चाहिए। इसका मतलब आप अपने मन से, कल्पना से कोई डेटा मत लिख दीजिएगा। जो डेटा आपके पास है तो इसका मतलब आप रिसीवर हैं, इसका मतलब डेटा आपको कोई ना कोई भेजेगा। आप अपने मन से कोई डेटा नहीं लिख सकते। मन से लिखने का मतलब ही ना बिजनेस में फ्रॉड हो गया ना। मन से लिखने का मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस में फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ आप रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ है, तो आपको कोई डेटा दिया है ना, ये प्रूफ का क्रॉस चेक तो वहां से हम कर सकते हैं ना। जैसे हम लिखिए कि हम प्रभु से खरीदे 1 लाख रुपए का गुड्स, झूठा लिखे हम, तो प्रभु से हम लिखें तो हम, इसका मतलब सिर्फ हम रिसीवर हैं, इसका इस डेटा का क्या नहीं है, कोई सेंडर नहीं है। यदि इस डेटा को कभी कोई क्रॉस चेक करना चाहे, मैं कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, ऑडिटर आया, उसको क्रॉस चेक करना चाहता है कि ठीक है कि नहीं, तो कंपनी का अकाउंटेंट जो है किसको फोन लगाएगा, प्रभु को। प्रभु बोलेगा नहीं हम तो नहीं खरीदे हैं, हम तो नहीं बेचे हैं। इसका मतलब डाउट हो गया। डाउट होने का मतलब वो ट्रांजैक्शन आपका वैलिड नहीं रहा। इसका जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन क्लास में, ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 पार्ट इन्वॉल्व रहता है। हाँ, एक 2 पार्टी इन्वॉल्व होता है हर एक ट्रांजैक्शन में, मतलब हर एक पार्टी गिव समथिंग एंड टेक समथिंग, रिटर्न करता है। इसका मतलब यही उसका कैरेक्टर है। जो आपके पास अकाउंटिंग फिगर्स है उसमें 2 लोग होना ही चाहिए, ठीक है। एक उसको भेजने वाला, दूसरा उसको रिसीव करने वाला। दूसरा इंफॉर्मेशन मस्ट बी सिंपल, ठीक है। इट मस्ट बी
simple to understand, simple to understand and in brief, हिस्ट्री लिख के मत दे देना, ब्रीफ एक लाइन में बताओ क्या बात है। एंड सिंपल का मतलब जानते हो यहाँ पर क्या है? सिंपल का मतलब जैसे एग्जाम्पल दिए थे, आप लोग आए नहीं थे, ये कहानी सुना रहे थे कि सुमित के बिजनेस में हम पैसा लगाए हैं और सुमित हमको हिसाब किसमें देता है? बंगला में। हमको बंगला पढ़ना नहीं आता है। इसका मतलब सिंपल टू अंडरस्टैंड नहीं हुआ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया। हमको समझने के लिए अब किसी ऊपर करके लाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट है, आपका भाषा जो है वो ऐसे ही होना चाहिए जो यूनिवर्सली सबको पता हो। अब ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ मतलब ज़्यादा पंचायती वाला बात उसमें नहीं होना चाहिए, टू दी पॉइंट लिख के बताना। आइए, इट मस्ट कंटेन मटेरियल needs for the business। मटेरियल नीड का मतलब बिजनेस को कितना अफेक्ट करता है, मतलब बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है पता चलना चाहिए। ठीक है। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब जो बिजनेस का जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इट मस्ट फॉलो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। पढ़ाएंगे, स्पेलिंग गलत है मत लिखना। प्रिंसिपल VATISM। हाँ, इट मस्ट फॉलो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है एक, जिसमें ये बताया गया है कि कोई एंटिसिपेटेड लॉस है तो लिख लेना, पर कोई एंटिसिपेटेड गेन हो, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देना। मतलब कोई फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो लिख लेना। जैसे हमको पता चल गया कि मैं एक बैड डेट्स होगा, इसीलिए हम PL बनाते समय हम लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है। पर यदि हमको ये पता चल जाए कि फ्यूचर में हमको कहीं से पैसा आने वाला है तो उसको मत लिखना। ये बात बोलता है कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब कंजर्वेटिज्म बोलता है कि देखो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। मतलब एंटिसिपेटेड लॉस, मतलब कोई यदि अनुमानित कोई प्रॉफिट है, अनुमान लगाएंगे प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मत लिखना, पर कोई अनुमान लगाएं कि नुकसान होने वाला है तो जरूर लिखना, उसको जरूर लिखना। ठीक है। हम आपके साथ अगला पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 5 में। इसका यूजर्स कौन है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप जो अकाउंट्स लिख रहे हैं इसका यूजर कौन है? ठीक है। इसका यूजर्स को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये अक्सर पूछा करता है। यूजर्स को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। एक को बोलेंगे इंटरनल, एक को क्या बोलेंगे? इंटरनल। एंड दूसरे का नाम जाहिर सा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल का मतलब क्या है बताओ तो? इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के अंदर के लोग ऐसे कौन है जो यूज करते हैं। तो सबसे पहला है ओनर। सबसे पहला कौन है? ओनर्स लगा देना। एक से ज्यादा ओनर हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। ठीक है। सेकेंड, मैनेजर्स। एंड थर्ड, कंपनी का जो एम्प्लॉयज है, जो कंपनी के लिए काम करते हैं, ठीक है, स्टाफ, वो लोग भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल, बाहर वाले कौन कौन लोग हैं जो इसका यूज करेगा? ठीक है। तो सबसे पहला कौन यूज करेगा बताओ तो? क्रेडिटर्स।
कौन यूज करेगा मेरा? क्रेडिटर्स। दूसरा मनी लेंडर्स, जो पैसा हमको सूद में लग देता है, ठीक है। तीसरा मेरा कस्टमर्स, हाँ। चौथा इन्वेस्टर्स, ठीक है। बैंक और एक्सटेंड करेंगे, हाँ। बैंक के बाद गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक एंड लास्ट में रिसर्चर्स। लास्ट में कौन? जो रिसर्च करते हैं, ये लोग मेरा एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ये लोग मेरा एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स जानते हैं? क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जानते हैं किसको बोलते हैं? आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बोलिए। जो पैसा हम लोग को देता है तो लेंडर हो गया। इसमें फर्क बताइए। सर ये इंटरेस्ट लेता होगा, ये इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वो ठीक है। इन दोनों में मेन फर्क बताइए। सर ये सामान लेके सर ये क्या देता है? ये हम लोग को पैसा देता है, और ये हम लोग क्या देता है? गुड्स देता है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। क्रेडिट दोनों का, क्रेडिटर्स एक जन पैसा दिया, एक जन गुड्स दिया। क्रेडिटर्स मतलब जिसको हम लोग पैसा वापस करेंगे, मनी लेंडर को ही पैसा वापस करना ही पड़ेगा। कस्टमर्स मतलब जिसको हम लोग बेचते हैं सामान, ठीक है। इन्वेस्टर्स मतलब जो हम लोग के बिजनेस में पैसा लगाया है। बैंक जानते ही हैं, गवर्नमेंट जानते ही है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहाँ पर शेयर्स लिस्टेड होता है। आपका कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, शेयर्स मार्केट में बेचे हैं, तो आपकी कंपनी का जो शेयर जहाँ पर लिस्टिंग होगा उस प्लेस का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। अब इंडिया में एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है सेबी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। वो तो दो है, कलकत्ता वाला कहाँ काम करता है, ठीक है। हाँ, NSE एंड BSE दो अलग क्लासिफिकेशन है, दो अलग क्लासिफिकेशन है। पर जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज अपने यहाँ कंट्री में वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था एक समय बहुत बढ़िया, लेकिन फंक्शनरी नहीं है। जो फंक्शनरीज होता है ना वो नहीं है। कभी आप जाइएगा वहाँ पर तो आपको लगेगा कि बेकार आ गए। पब्लिक मतलब जैसे हम लोग हैं। रिसर्चर्स का मतलब जो डेटा लेकर रिसर्च करता है, जो डेटा लेकर रिसर्च करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिसर्चर्स। ये अलग लोग हैं जिनका काम ही है सभी कंपनी का एनालाइज करके वो अपने पास रखता है, ठीक है। जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए पैसा लेके बेचता है, ठीक है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हो चुका है। पॉइंट नंबर 6। अरे ऋषि समझ में आ रहा है क्या? क्वालिटेटिव, ये सारा नोट्स आप लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे हमसे तो एक बार सब पढ़ के आइएगा, ठीक है। सब नोट्स सब क्या करिए, पढ़ते हुए आइएगा। और ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसमें स्टार्टिंग में पहले क्लास में या पहले हफ्ते में उतना प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग अकाउंट्स जो सीखेंगे वो प्रेशर रहेगा उसमें, क्योंकि हम जो स्टडी मटेरियल को कलेक्ट किया है, ठीक, कलेक्ट करेंगे। क्वालिटेटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर क्वालिटेटिव कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो होना चाहिए, जानते हैं? सबसे पहला सुनिए, सबसे पहला रियलाइबिलिटी। सबसे पहला क्या होना चाहिए उसमें? रियलाइबिलिटी मतलब विश्वास वाला, रियलाइबल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन विश्वास वाला होना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा मालिक तो बैठा नहीं रहेगा, हमेशा मालिक
बैठा नहीं रहेगा। इंफॉर्मेशन जहां से भी आए रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रेलेवेंस, दूसरा क्या उसके अंदर होना चाहिए, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब अपने बिजनेस का होना चाहिए। मान लीजिए दूसरे रिलायबल है पर दूसरे बिजनेस का इंफॉर्मेशन है तो आप ले क्या करिएगा। तो रिलायबल होना चाहिए, रेलेवेंस मतलब आपके बिजनेस का होना चाहिए। थर्ड, ये बार बार हम लिखते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब सब पढ़ के समझ में आ जाए। एंड लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, कंपेरेबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन कंपेयर किया जा सके। इंफॉर्मेशन कंपेयर, देखो समझा देते हैं कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं इंटर फर्म, एक को बोलते हैं इंट्रा फर्म। एक को क्या बोलते हैं इंटर, एक को क्या बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन अपने अंदर ही करो, अपने अंदर ही करो। जैसे 1 लाख का मटेरियल खरीदें तो भाड़ा लगता है एक बार लगा था 5,000, दूसरी बार मटेरियल खरीद कर आया फिर 1 लाख रुपया का तो भाड़ा भी लिखता है 12,000 रुपया, तो उसमें डाउट होगा ना, क्यों कंपेरेबल नहीं हुआ। एक बार आप खरीदें 1 लाख रुपया का, भाड़ा लगा कितना 5,000 का, फिर एक बार खरीदें तो भाड़ा कितना लिख रहे हैं आप 12,000। तो मान लीजिए आप सोच रहे नहीं सर ऐसा हो सकता है कोविड का टाइम है, गाड़ी बंद हो गया होगा, तेल का दाम बढ़ गया, ऐसा हो कि 5 का भाड़ा 12 हो गया तो उस केस में उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर से रिटेन होना चाहिए कि हम इस आदमी से, कंपनी का इस मैनेजर से या इस ओनर से हम बात करके 12,000 में फाइनल किए, तब चल जाएगा। अदरवाइज वो आपका क्या रहेगा, कंपेरेबल वहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है इंटरफर्म। इंटरफर्म मतलब जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं और नंदी भी बिजनेस कर रही है, तो मेरे बिजनेस का डेटा उसके बिजनेस का डेटा आपस में कंपेयर होना चाहिए, आपस में कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही डेटा इसी तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन, वो लिखती है ना मशीन रिटर्न ऑफ, कंपेयर हो पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन जो गैदर हो रहा है, ठीक है, या तो मेरा गलत है या आपका गलत है, ठीक है। इसका मतलब आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का भाषा ऐसे ही लिखना पड़ेगा जो आपके बिजनेस का किसी और के बिजनेस के साथ क्या किया जा सके, उसको मैच किया जा सके, ठीक है। कभी लिखता कभी बोलेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टर लिखिए, तो पहला 2 जरूर लिखना, लास्ट का 2 नहीं। आप लास्ट का 2 ही लिखने बोला, लास्ट का 2 लिख दिया। यदि मान लीजिए कोई रहेगा ना फुसर पेपर चेकर, मार्क्स ही नहीं देगा उसको। पहला 2 इज द वाइटल, रिलायबल एंड रेलेवेंस। रिलायबल एंड रेलेवेंस मतलब विश्वास वाला होना चाहिए, चाहे 20 रुपये का आया तो 20 रुपये ही लिखा होना चाहिए, रिलायबल है। रेलेवेंस का मतलब कि मेरे घर के लोग चाय पिया तो हम बिजनेस में क्यों लिखेंगे। हाँ, अब मेरा साला बाबू आया, उसको चाय पिला दिया, नाश्ता करा लिख दिया बिजनेस में, रेलेवेंस हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका रिलायबल एंड रेलेवेंस ये 2 उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टर है जो होना ही चाहिए। एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी तो शुरू से बता रहे हैं, बगना लिख के देगा तो समझेंगे नहीं। हाँ, एंड कंपेरेबिलिटी सेकेंडरी मैटर है। कंपेरेबिलिटी बहुत सारा ऐसा केस होता है जहाँ सब कुछ ठीक रहने के बाद भी कंपेरेबल नहीं होगा। जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो करती है WD मेथड में, ठीक है, तो कंपेयर कर पाएंगे क्या, नहीं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट होने पर कंपेरेबिलिटी कभी कभी अलग हो जाता है, उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फर्स्ट 2 इज द वाइटल, एकदम छपा हुआ सम्स रहेगा, छपा हुआ सम्स इसके ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इसके ऊपर सम्स करेंगे हम लोग। हाँ, पेपर पहला सम्स रह सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और ज़्यादा बड़ा सम्स नहीं रहेगा, छोटा सम्स रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का भी नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का। और आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, मालूम बता दें, पेपर में चॉइस नहीं रहता है। यदि ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो ऑनलाइन हुआ, कर बम्बे वो कोई सॉल्व कर दिया, हमें सॉल्व करा के बच्चे सबमिट कर दिया, तो अब वो कुछ पढ़ने में मतलब नहीं है ना, उसके लिए बाकी नहीं, उसके लिए नहीं पढ़ा रहे, उसके लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे। मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स कंटेंट रहेगा उसका, 3 मार्क्स का सम्स एंड 2 मार्क्स का
ऐसा कोई थ्योरी पूछेगा जो आप रट के पहुंचे हैं तो नहीं होगा। जैसे पूछ दिया अकाउंटिंग साइकिल, हाँ आई पूछ दिया क्वालिटेटिव कैरेक्टर, मतलब आपको अकाउंट्स समझना पड़ेगा। अब इतना बात हम लिख रहे हैं ना, ये बात तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, पर वो रटन विद्या वाला हिसाब मत रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, पूरा याद रहेगा, ऐसे ही पढ़ना जरूरी है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ से इवॉल्व हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली डबल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट्स। डुअल एस्पेक्ट, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ड्राइव करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्सपर्ट का बोलना ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन यदि है, कोई भी ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पड़ता है? मतलब हम लोग बनाते हैं जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, लास्ट में क्या बनाते हैं? फाइनल। लास्ट में क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। इसका मतलब कोई ट्रांजैक्शन जो स्टार्टिंग में हुआ उसका भी इफेक्ट कहाँ पड़ा जाकर? लास्ट में। इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। एक्सपर्ट का बोले मतलब ये है कि देखिए अल्टीमेट क्या है, कोई ट्रांजैक्शन यदि होता है तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पे जाके पड़ेगा? अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में। इसका मतलब बैलेंस शीट का ही इफेक्ट करके बताइए। आप हर एक ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट से बताइए। इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को यदि हम बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे, आपको हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी एक्सप्लेनेशन का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? असेट्स, और लेफ्ट हैंड में क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल, फिर लायबिलिटीज। कैपिटल और लायबिलिटीज बोथ आर लायबिलिटीज, नो डाउट। एक कैपिटल को हम बोलते हैं इंटरनल एंड बाकी को बोलते हैं एक्सटर्नल। बाकी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल। कैपिटल जो है ओनर स्टेक है, ओनर जो मालिक है उसका हिस्सेदारी है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी का डिफरेंस ही कैपिटल होगा, ठीक है। तो कोई किसी भी ट्रांजेक्शन, जैसे हम गुड्स परचेज किए, जैसे मान लिया हम गए गुड्स खरीद के लाए, इसका बाकी लेजर छोड़िए, ट्रांजेक्शन छोड़िए, सीधा बैलेंस शीट का इम्पैक्ट बताइए। बैलेंस शीट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? यदि ये बात हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं या जब भी डिस्कस करते हैं, तो जिस मेथड से या जिस इक्वेशन से डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आइए, द अकाउंटिंग इक्वेशन is the basis of double entry system of accounting. When the impact of one transaction is observed in balance sheets, then an equation is framed called accounting equation. मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे लिखेंगे? assets equals to liabilities plus
कैपिटल। ये ओरिजिनल इक्वेशन है और इसका रिवाइज वर्जन कैपिटल इक्वल्स टू क्या होगा? ना एसेट्स माइनस एसेट्स बड़ा होगा ना, एसेट्स क्या होगा? एसेट्स बड़ा होगा। लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे आपके साथ। देखिए हम पहले समझ चाहते पहले हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कैसे इक्वेशन बनेगा, ठीक है, फिर सम्स करके बताएंगे। एक हुआ हम लोग का क्या? एसेट्स, एक क्या हो गया? लायबिलिटीज, और एक क्या हो गया? कैपिटल, ठीक है। पहला एंट्री वाजपेयी जी, पहला एंट्री क्लास 11 में जो सीखते हैं उस एंट्री का नाम क्या है? हाँ, फर्स्ट एंट्री जो सीखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहला एंट्री ना। उस एंट्री को हमको बैलेंस शीट में समझना है। एक एंट्री हुआ, हमको बैलेंस शीट चाहिए, हमको और जनरल लेजर बीच का अगरम बगरम कुछ नहीं चाहिए। अब सोचिए यदि हम एक एंट्री पे एक ओनर पैसा लगाया बिजनेस में, बैलेंस शीट बनाना चालू, पागल है, साल भर बाकी है अभी, लेकिन उसको हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट चाहिए। जैसे पैसा लगाता है तो पैसा कहाँ आ जाएगा उसका? असेट में। मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख असेट में आ गया, और 1 लाख कहाँ चला गया? टैली करेगा इक्वेशन। एवरी ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन टैली होना चाहिए, ठीक है। हम लोग गए उसमें से 20,000 का गुड्स खरीद के ले आए, 20,000 क्या खरीद के ले आए? गुड्स खरीद के ले आए कैश में। तो क्या हुआ बताओ? तो पैसा गया और आया क्या? गुड्स। गुड्स जब तक नहीं बिकता है, जानते हैं उसका नाम क्या रहता है? जब तक गुड्स बिकता नहीं है तब तो उसका नाम क्या रहता है? गुड्स तो गुड्स ही है, पर जब तक बिकता नहीं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको स्टॉक के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे ना स्टॉक क्या है, तो ट्रेडिंग गुड्स जो बचा हुआ है वो स्टॉक है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एवरी ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो जैसे हम 20,000 रुपया दिए और उससे क्या लेकर आ गए? स्टॉक। अब गुड्स नहीं मत बोलिए ना, क्योंकि हम बेची बेच नहीं रहे। स्टॉक, उसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो स्टॉक जैसे आएगा तो स्टॉक कहाँ रहता है? इसका एसेट ही कमेगा और एसेट ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक बढ़ गया, एसेट में स्टॉक आता है। अब कैश चला गया तो कैश ही तो एसेट में ही आता है ना। इसका मतलब उसका दोनों का इम्पैक्ट, एसेट ही बढ़ा और एसेट ही कमा, इसका मतलब इम्पैक्ट सिर्फ एलएचएस साइड में हुआ, तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आईएचएस हो जाएगा। पहले समझते हैं, सारा करवाएंगे समझ। अच्छा, हम गए फिर उधार खरीद के ले आए, फिर खरीद के लाए 20,000 रुपया को उधार में। उधार से हिंदी समझता है ना सर? अच्छा, हम ना गए गुड्स उधार में खरीद के ले आए। अब बताओ उसको इक्वेशन लिखना है, तो गुड्स लाए ना, जब तक बिका नहीं उसका नाम क्या है? तो स्टॉक एसेट में जाएगा। और जिससे माल खरीद के लाए हैं ना उसको पैसा नहीं दीजिएगा, क्या देना है ना, तो लायबिलिटीज हो गया, लायबिलिटीज बढ़ गई आपको, समझ रहे हैं। अब देखिए 10,000 रुपए का स्टॉक हम 12,000 बेच दिए। 10,000 रुपए का स्टॉक नगद में हम 12,000 बेच दिए। अब ध्यान सुनिए, 10,000 का स्टॉक कितना बेच दिए? तो कैश कितना आएगा? कैश कहाँ पर है? असेट में। कैश कितना आएगा मेरा? 12,000 कैश प्लस आया। स्टॉक कितना गया? स्टॉक तो 10 का ही गया, स्टॉक तो 12 का। हम 10,000 का स्टॉक को हम 12 में बेचे हैं, 2,000 का ड्रामा चालू हो गया। याद रखना, जितना भी प्रॉफिट है लॉस उसका मालिक कौन है? जितना भी प्रॉफिट या लॉस है उसका मालिक कौन है? उसका मालिक स्टार्टिंग में बताए थे, जब क्लास स्टार्ट हुआ तो ही बताए थे। रेवेन्यू एंड इनकम का जो नेट होता है उसका किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? कैपिटल के ऊपर। तो जो भी प्रॉफिट या नुकसान होगा, खर्चा हो या इनकम है, वो किस पे असर डालेगा? वो कैपिटल पर असर डालेगा। इसका मतलब 2,000 रुपया आपको किस में ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल में, ठीक है। इन शॉर्ट, कैपिटल में रेवेन्यू
एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मर्ज होगा। जो यदि कोई इनकम होता है तो कैपिटल के ऊपर छापिए, ऐड कर देना, और कोई एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से प्लस करना। जैसे हम रेंट पे कर दिए, रेंट पे किए तो मेरा पहले क्या हटेगा, मेरा कैश हट जाएगा। रेंट पे करने का मतलब क्या हटेगा, मेरा कैश हटेगा। एसेट से कैश हट गया ना, अब रेंट तो पे हो गया, लायबिलिटीज में तो बैठेगा नहीं हो, लेकिन रेंट में एक्सपेंस है कैपिटल से। समझे बात? हाँ सर। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। 11 और पढ़िए पहला क्लास में। रूटीन लिख दे रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये अकाउंट्स क्लास है ना, अकाउंट्स क्लास 2 दिनों नहीं होता है, ये 11, 12 नहीं है, 2 दिन पढ़ के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ 3-3 दिन का पढ़ाएंगे तो हो सकता है आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला एक और हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, 3 पेपर हम पढ़ाने वाले हैं ना। एक हम मेरा है स्टैट्स, ठीक है। स्टैट्स का डेट हम दे रहे हैं, ये थर्सडे होगा, ठीक है। टाइम बता देंगे, ये इस हफ्ते तो नहीं होगा, हो सकता है स्टैट्स अगले हफ्ते से या उसके अगले हफ्ते से चालू करें, ठीक है। और एक और रहेगा मेरा लॉ, ठीक है। तो लॉ बता देंगे, उसका क्लासेस कैसे होता है समझा देंगे। तो कब मिलेंगे हम लोग? 10 बजे सर। हाँ देरी है, जल्दी है। कितने बजे उठता है सर? सुबह ही उठा। अच्छा, किसी बच्चे को तो फीस स्ट्रक्चर नहीं पता, बैठिए 2 मिनट बैठिए, मैं समझा दे रहे थे। इसका फीस बहुत डिस्काउंट में चल रहा है, कोरोना कारण सब धंधा खराब हो जाए। देखिए आप जो 3 पेपर हम पढ़ा रहे हैं आपको ना, ये अकाउंट्स, स्टैट्स एंड बिजनेस का सब फ्री है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। हाँ दे दे, ऑरिजिनल ले लीजिए फोटो, देखिए ना, ये 3 पेपर हम पढ़ा रहे हैं। बिजनेस लॉ इसका कम्प्लीटली क्या है, फ्री है, ठीक है। मतलब अब समझ गए सर? बहुत तकलीफ है। देखिए ये 3 का ना स्टडी मटेरियल, 3 का बुक मार्केट से नहीं लेना है, ठीक है। 3 का स्टडी मटेरियल, अनमोल आप ले लिए स्टडी मटेरियल, बुक ले लिए, कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक। अगले दिन जैसे आते हैं ना तो शंभू भैया बोलिएगा दे देगा, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल आपका 350 रुपये, ये आप लोग अगले क्लास में जमा कर दीजिए, तो स्टडी मटेरियल सबको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तीनों सब्जेक्ट का पैकेज फीस का मतलब होता है ना सेमेस्टर का पूरा फीस। पैकेज फीस का मतलब होता है सेमेस्टर का पूरा फीस। ये पिछले बार जब आपकी दीदी लोग पढ़ी थी तो 6,500 रुपया फीस चार्ज किए थे, ठीक है सर। उसमें 1000 का डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। 5.5 टोटल देना तीनों मिला के। आप जिसको लगे कि नहीं हमको दिक्कत नहीं हो, 1 बार जमा कर दो या 2 बार जमा कर दो, किसी बच्चे को दिक्कत हो 3 बार में जमा कर सकते हैं। इस महीने में 1500 रुपये जमा कर दीजिए, अगले महीने फिर दे दीजिएगा 2000, फिर उसके बाद फिर दे दिया 2000, खत्म आपका, ठीक है। और ये ऑप्शन 2 यदि लगे ना कि नहीं सर हम मंथली पढ़ेंगे तो 900 रुपया महीने का दीजिए, पढ़िए। और ऑप्शन 2 में एग्जाम कब होगा पता नहीं, जब तक एग्जाम चलेगा आपका फीस कंटिन्यू रहेगा ना, तो इसमें आपका ज़्यादा पड़ सकता है। हाँ सर सही। ये देखने में ज़्यादा है, ये टोटल में ज़्यादा हो सकता है आपका। कल के मान लीजिए आप अगस्त से स्टार्ट किए, मार्च एग्जाम हुआ, 3 उंगली पर ले, 3 उंगली पर 4 या 5 7, तो 9 7 जा 63, इसमें ज़्यादा लग सकता है। बहुत सारे बच्चे लोग बोलता नहीं सर हम और भी ये पैकेज में पढ़ते हैं, आपका और भी डिस्काउंटेड फीस है, और भी डिस्काउंटेड मतलब ये इसमें कम लगेगा। और किसी को लगेगा नहीं सर मंथली देंगे, दीजिए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अरे
इको क्लास एक सर आते हैं कुल्लू सर, समझे ना, उनका क्लास सितंबर में स्टार्ट होगा। इनका क्लास कोई लेते हैं, ये सिर्फ इको का पूरा सेमेस्टर का 1500 रुपया चार्ज करते हो। 1500 इंक्लूसिव है, मतलब उनका स्टडी मैट यदि कुछ होता है तो उसी में अपना देंगे। अब यदि कोई मान लीजिए इनका बैच नहीं लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन और एक सर आते हैं पढ़ाने के लिए, वो इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दोनों पढ़ा देंगे। महीने का 300 रुपया देंगे, महीने का 300 रुपया देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस महीने में हमको, जो मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका, बाकी क्लास अगले महीने चालू होगा, और हमको जो पेमेंट करना है 350 स्टडी मैट का जमा करके बुक कलेक्ट करिए, और इसका फीस का कितना भी जमा कर दिए इस महीने। इस आपको दिक्कत नहीं है, जमा करके नाम लिखा लीजिए, खत्म। अगर मान लीजिए किसी दिक्कत होगा ना तो 1500 रुपये इस महीने जमा करके इनरोल कर लीजिए, फिर बाकी इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, ठीक है। कब मिलेंगे फिर? सर वेडनेसडे, ठीक है। हाँ सर, एक सेकंड। Bye.